सुप्रभात साथियों, मैं आपका हिंदी का अध्यापक सागर अरोड़ा। आइए साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका अर्थ जानना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं यदि हम उसका अर्थ जान लेते हैं तो हम उसकी आधी से ज़्यादा बातों को समझ पाते हैं आसानी के साथ। तो आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि समास कहते किसे हैं। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से यदि बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तता, अर्थात छोटा। जब हम किसी दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनाते हैं, वह नया शब्द हमारा समास कहलाता है और इन दोनों शब्दों का एक नया अर्थ निकलता है और इसी को हम समास कहते हैं। आइए साथियों, हम समझते हैं कि समास को हम लोग समझेंगे कैसे। एक छोटी सी कविता है 8 लाइन की, जिसके माध्यम से हम समस्त समास को आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखिए। द्वंद्व में और छिपे। दिगुमे गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि तो अन्य बतावत है, पहला पद जाम विशेषण हो, कर्म धारय नाम कहावत है। यह 8 लाइन की कविता हमें पूरा समास क्लियर करा देती है और हम समास को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो साथियों, समास के 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार का होता है। इस कविता के माध्यम से हम 6 के 6 समास को आसानी से समझ सकते हैं और आपके परीक्षा में समास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समास के कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी प्रश्नों को अपने हिंदी के समास के आसानी से सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार की नहीं होती है। यदि आप 8 लाइन की इस कविता को समझ लेते हैं, इसका सार क्या है इसे समझ लेते हैं, तो हमें समास समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए साथियों, हम इस कविता की एक एक लाइन को आप लोगों को आसानी से समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है द्वंद्व में और छिपे। सबसे पहला जो हम लोग का समास है वो है द्वंद्व समास। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है द्वंद्व में और छिपे। कहने का अर्थ यह है कि द्वंद्व समास एक ऐसा समास होता है जिसमें और छिपा होता है। आइए इसके उदाहरण की बात करते हैं। माता पिता, माता और पिता। देखिए साथियों, यहाँ द्वंद्व समास का यह उदाहरण है माता पिता, और इसमें और छुपा हुआ है। तो कहीं भी हम इस प्रकार से ऐसा कोई एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर और छुपा है तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि वहाँ पर द्वंद्व समास है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। आइए
सीताराम, सीता और राम। देखिए साथियों, यहाँ पर और छुपा हुआ है और जैसी हमारी कविता की लाइन है द्वंद्व में और छिपे। आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास कहाँ पर है। आइए अगला समास होता है द्विगु समास। हमारी कविता कहती है कि द्विगु में गणना पद आवत है। गणना पद का अर्थ होता है कोई संख्या आएगी, कोई नंबर आएगा, जिसे आप देखते ही पहचान लेंगे कि कहां पर द्विगु समास है। आइए इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में देखिए यह संख्या आ चुकी है 3 और आसानी से इस संख्या के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, तो त्रिनेत्र में द्विगु समास है। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नवग्रह, नवग्रह में भी एक संख्या आई है 9 और संख्या के कारण आसानी से बता सकते हैं कि नवग्रह में द्विगु समास होगा। चौराहा, चौराहा का अर्थ होता है 4 राहों वाला। चौराहों का क्या अर्थ होता है, 4 राहों वाला। और इससे भी हम आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर संख्या आ चुकी है 4 और इस संख्या यह हमें बताती है कि यहाँ पर द्विगु समास होगा। तिराहा, आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सप्ताह, देखिए तिराहा में भी होता है 3 राहों वाला, यहाँ पर भी संख्या आई है 3 और आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर द्विगु समास होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है और इस सप्ताह में भी 7 दिन मतलब एक संख्या आई है और हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह संख्या हमें द्विगु समास को बता रही है। तो देखिए साथियों, हम लोगों ने अपनी कविता की 2 लाइन कंप्लीट की है कि द्वंद्व में और छिपे। जब आपको द्वंद्व समास मिलेगा तो उसके उदाहरण में आपको और छिपा हुआ मिल जाएगा। आगे कहता है द्विगु में गणना पद आवत है, मतलब यह द्विगु समास में आपको क्या मिलेगा, गणना पद मिलेगा, कोई न कोई नंबर मिलेगा, कोई संख्या मिलेगी, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि द्विगु समास कहाँ पर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे की लाइन कहती है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। आगे की लाइन कहती है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तो देखिए कारक चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले आइए तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कारक की बात की जाती है, तो कारक की जब हम लोग बात करें तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्ता को छोड़ दिया जाता है और कर्म को, कर्म का क्या ले लिया जाता है, कर्म कारक का को, फिर के लिए, फिर से, में, पर, का, की। यदि ये सब कहीं छुपा हुआ आपको मिल जाए तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, रथ चालक, रथ का चालक। ये देखिए यहाँ पर का आ गया तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि रथ चालक में कौन सा समास होगा, तो रथ चालक में तत्पुरुष समास होगा। रस भरा, रस से भरा। देखिए साथियों यहाँ पर से आया है और इस से के कारण हम आसानी से समझ सकते हैं कि रस भरा में तत्पुरुष समास होगा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देखिए साथियों यहाँ पर कारक के लिए आया है और के लिए से आप आसानी से समझ सकते हैं कि विद्यालय में कौन सा समास होगा, तो विद्यालय में तत्पुरुष समास होगा। यज्ञशाला, यज्ञशाला का अर्थ होता है
यज्ञ के लिए शाला, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर ऋषि मुनि लोग बैठकर यज्ञ करते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? यज्ञशाला कहते हैं। और यज्ञशाला में के लिए आया है, और यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। रस भरा, रस से भरा। देखिए यहाँ पर से आया है और रस भरा में हम आसानी से बता सकते हैं कि तत्पुरुष समास होगा। आगे देखते हैं। मन चाहा, मन चाहा का क्या होता है अर्थ? मन से चाहा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो मन से चाहते हैं वह चीज़ हमें मिल जाती है, तो मन चाहा में भी से आया है और इससे आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। एक और, वनवास। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और वनवास में राम जी कहाँ रहे थे? तो साथियों बताइए, वनवास में राम जी वन में रहे थे। कहाँ रहे थे? वन में। आसानी से इसको भी समझ सकते हैं, वन में वास। वास का क्या अर्थ होता है? रहना। लेकिन यहाँ हमें समझने के लिए में चाहिए, और में हमारे पास आया है, और हम आसानी समझ सकते हैं कि वनवास में कौन सा समास होगा? तो वनवास में तत्पुरुष समास होगा। देखिए साथियों, हम लोगों ने 3 समास आसानी से पढ़ लिए हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने आपको बताया कि द्वंद्व में और छिपे, जब कोई ऐसा उदाहरण जहाँ पर और का लोप होता है, बीच में और छिपा होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे कहता है दिगुमे गणना पद आवत है। जब कोई गणना पद आएगा, जब कोई संख्या आएगी, कोई नंबर आएगा, तो हम आसानी से उस समास को पहचान लेंगे और बता देंगे कि यहाँ पर द्विगु समास होगा। आगे कहता है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यदि आपके उदाहरण में कहीं पर भी कारक चिन्ह का लोप हो जाए, कारक चिन्ह बीच में छुपा मिल जाए, तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि वहां पर तत्पुरुष समास होगा। आइए साथियों आगे बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। देखिए ये हमारा चौथा समास है, अव्ययी भाव समास। देखिए यह समास बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो पहला पद होता है यह उपसर्ग की तरह काम करता है। पहला पद किसकी तरह काम करता है? उपसर्ग की तरह काम करता है। और आप लोग जानते होंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द का अर्थ बदल देता है, और प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है और शब्द का अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पर उपसर्ग होगा पहला पद, क्योंकि समास में 2 पद होते हैं, बिना दोनों पदों को आपस में मिलाए समास नहीं बन सकता। तो अव्ययी भाव समास को आसानी से हम लोगों को समझ लेना है। पहला पद यहाँ पर उपसर्ग होगा। दूसरी बात की जाए तो पहले पद का अर्थ नहीं होगा। यहाँ पर पहले पद का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अभी जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, तो आपको बताएंगे कि यहाँ पर पहले पद का कोई भी अर्थ नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर पहला पद प्रधान नहीं होता है। और दूसरी बात की जाए एक और, तो पहला पद बहुत छोटा होता है। अभी जब मैं आपको उदाहरण बताऊंगा तब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। आइए अव्ययी भाव समास का उदाहरण पढ़ते हैं। आज जन्म, बेवफा, बेलगाम, यथाशक्ति। देखिए इसका विग्रह कर दीजिए, आधन जन्म, बेधन वफा,
बेधन लगाम यथाधन शक्ति। देखिए यहाँ पर पहला पद है आ, और आ का कोई अर्थ आपको निकल नहीं रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पहला पद है बे और इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा है। बे लगाम का भी पहला पद जो है वह है बे और इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। यथाशक्ति में जो हमारा पहला पद है वह है यथा, और यह भी देखिए कि इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आजन्म, बेवफा, बेलगाम और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। आइए साथियों, हम लोग आगे चलते हैं और अपना पांचवा समास पढ़ते हैं। हमारा पांचवा समास कहता है बहुव्रीहि समास। हमारी यह कविता कहती है कि बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है। जब कोई उदाहरण, जब कोई शब्द ऐसा होगा जो किसी दूसरे को इंडिकेट करेगा, किसी दूसरे की ओर इशारा करेगा, वह शब्द तो अपना होगा लेकिन उसका इशारा किसी दूसरे की तरफ होगा, तो उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो देखिए, यह इसको समझना बेहद ही आसान है। इसके आगे लिख लीजिए अन्य, मतलब यह किसी अन्य को बताएगा। जैसे दशानन, अर्थात 10 है आनन जिसका, अर्थात रावण। देखिए, दशानन का अर्थ होता है 10 है आनन जिसका, अर्थात रावण। अगला देखते हैं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। आगे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर, मतलब शिव जी। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने बात की है दशानन की। दशानन का मतलब है 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। देखिए, यहाँ बात हुई है दशानन की और यह इशारा इंडिकेट किसी दूसरे को कर रहा है, अर्थात रावण। तो यहाँ पर दशानन में बहुव्रीहि समास होगा। आगे पढ़ते हैं लंबोदर। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, और यह भी किसी अन्य को इंडिकेट कर रहा है। इस कारण आसानी समझ सकते हैं कि लंबोदर में बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, शंकर जी, और यह भी किसी दूसरे को इशारा करके बता रहा है और यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती, और यह भी किसी दूसरे को इंडिकेट कर रहा है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, यह भी किसी दूसरे की ओर इशारा कर रहा है। और आसानी समझ सकते हैं कि दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, श्वेतांबर और पीतांबर में बहुव्रीहि समास होगा। आइए साथियों, हम लोग अपने आगे के समास पर चलते हैं, जो हमारे समास का आखिरी है, कर्मधारय समास। देखिए, यहाँ पर लिखा है
पहला पद जाम विशेषण हो कर्मधारय नाम कहावत है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहला पद विशेष होगा, दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताए। नील गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश और नीले का अर्थ होता है, नील का अर्थ होता है नीला। मतलब यहाँ पर आकाश कैसा है, नीला है। तो देखिए यह पहला पद जो है यह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। आगे देखते हैं, नील गाय, देखिए यह है आपका दूसरा पद, यह है आपका पहला पद और पहला पद जो है यह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अगला देखते हैं, महात्मा, मतलब ऐसी आत्मा जो महान हो और यहाँ पर भी पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बता रहा है और आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आइए हम लोग एक बार और इस कविता को देखते हैं। सबसे पहले लिखा है द्वंद्व में और छिपे, ऐसा उदाहरण जहाँ पर और का लोप हो, बीच में और छुपा हो, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। दूसरी लाइन कहती है दिगु में गणना पद आवत है, दिगु समास में गणना पद आएगा, कोई नंबर आएगा, कोई संख्या आएगी। आगे कहता है बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यदि कोई ऐसा उदाहरण आ जाए जिसमें कारक चिन्ह बीच में छुपा हो, कारक चिन्ह का लोप हो, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। आगे कहता है अव्यय में पहला पद अव्यय, हमने आपको अव्ययी भाव समास बहुत अच्छे समझाया है, बताया है कि यहाँ पर जो पहला पद होता है वह उपसर्ग की तरह काम करता है, पहला पद छोटा होता है, पहले पद का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। तो पहला अव्यय में पहला पद अव्यय, मतलब यहाँ पर पहला पद अव्यय के रूप में काम करेगा। आगे कहता है बहुव्रीहि तो अन्य बतावत है, यह किसी दूसरे की ओर इशारा करेगा, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो यहाँ पर यह किसी दूसरे की ओर इशारा कर रहा है। आगे कहता है पहला पद जाम विशेषण हो कर्मधारय नाम कहावत है। यहाँ पर पहला पद विशेष होगा और दूसरा पद अन्य पद होगा और पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताएगा और उससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो इसी 8 लाइन की कविता के साथ हम लोगों ने अपने समास को समझा। धन्यवाद।